वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 79 ही इज माई सोन। अब तक एक सिंपल किस में भी कार्तिक ने इतना पैशन डाल दिया था जिसे रेसिस्ट कर पाना बेला के लिए बेहद मुश्किल होने लगा था। अब आगे कार्तिक ने लंबे समय बाद बेला के होठों रिहा किया जो अब सुर्ख लाल हो चुका था। बेला आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी। कार्तिक ने उसकी नाजुक गर्दन पर अंगूठा रब करते हुए कहा, आज रात मैं नहीं चाहता हूँ तुम सो। कार्तिक की बात सुनते ही बेला के कान गुलाबी पक गए। जब से कार्तिक उसकी जिंदगी में आया था तब से ऐसी बहुत कम ही अच्छी रातें बीती थी जब बेला सुकून से सोई हो। बेला ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुम्हें ड्राइव करना पसंद नहीं है ना? फिर तुम खुद ड्राइव करके क्यों आए हो? ड्राइवर को साथ क्यों नहीं लाया? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक उसकी तरफ हल्का झुका। कार्तिक की गर्म गहरी सांसें बेला को अपनी गर्दन पर साफ साफ महसूस हो रही थी। कार्तिक ने उसकी नेक पर धीरे धीरे किस करते हुए कहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू ड्राइव फॉर माई वाइफी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी, मैं तो बस तुम्हारे कंफर्ट के लिए बोल रही थी, बेला ने कहा। फिर उसने कार्तिक को पुश करते हुए कहा, कार्तिक स्टॉप इट, हम रोड पर है, अगर किसी ने हमें ऐसे नोटिस कर लिया तो? कार्तिक ने बेला की बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वाइफी। कार्तिक की बात सुनते ही बेला ने चिढ़ते हुए कहा, जानती हूँ मैं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम निहायती बेशर्म आदमी हो, मगर मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। कार्तिक, मैं नहीं चाहती हूँ कल की हेडलाइंस में मेरे बेटे मुझे इस तरह शुमार होते हुए देखें। वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे कार्तिक, यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल। कार्तिक ने बेला की बातें सुनी मगर उसके ऊपर बेला की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसकी मूवमेंट्स और ज्यादा पैशनेट हो गई जो कि बेला को बॉडी में सिहरन पैदा कर रही थी। कार्तिक ने उसकी गर्दन पर डिपली किस करते हुए लो डीप वॉइस में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है वाइफी कोई मीडिया हाउस हमारे बारे में न्यूज पब्लिश करने की हिम्मत करेगा? कार्तिक की इस बात पर बेला ने कुछ नहीं कहा। हालांकि बेला कहना चाहती थी, आजकल एक फोन ही किसी को वायरल करने के लिए काफी होता है, मीडिया हाउसेस तो बस एक दिखावा है। मगर बेला ये सब बोल नहीं पाई। अपनी सिसकियों को काबू करने के लिए उसने जोर से अपने होठ भींच रखे थे। उसका मुंह खोलना कार्तिक को और ज्यादा उत्तेजित करने जैसा था। बेला मुंह खोलकर कुछ बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकती थी। कार का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। कार्तिक का एक हाथ शर्ट के अंदर बेला की कमर को सहला रहा था और दूसरा उसकी पीठ पर चल रहा था। अचानक बेला का फोन रिंग होने लगा मगर कार्तिक ने उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका पूरा ध्यान अपनी वाइफ पर था जो इस वक्त उसके बाहों में थी। बेला ने अंत में गहरी सांस लेते हुए प्लीडिंग ट्यून में कहा, कार्तिक प्लीज घर चलो, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसकी चीन पर किस करते हुए कहा, वाइफी हम पहली बार कार में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले भी हमने कई बार कार में। बेला ने कार्तिक की बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ओके मुझे घर जाकर जल्दी से डिनर करना है, अब चलो घर। बेला के बार बार इंसिस्ट करने पर अंत में कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए सीट से अपना सिर टिका लिया। पसीने की हल्की बूंदें उसके माथे पर उभर आई थी जो उसे बेहद ही सेडिक्टिव लुक दे रही थी। बेला ने अपनी पलकें उठाकर कार्तिक की तरफ देखा। उसका पति एक ऐसा आदमी था जिसे देखकर कोई भी इंसान मेस्मराइज्ड हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। बेला ने खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोका। फिर वो उसके गोद से उठने को हुई मगर उसी वक्त कार्तिक के हाथों की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। कार्तिक ने बेला को अपनी गोद में दबाते हुए कहा, डोंट डरे टू मूव वाइफी, इट इज इंटॉलरेबल। बेला की बॉडी अकड़ गई। उसे अपनी लोअर बैक कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अब जाकर बेला को समझ आ रहा था कार्तिक के माथे पर पसीने की बूंदें क्यों उभर आई थी। बेला ने आगे बगैर कुछ कहे अपना सर कार्तिक के सीने पर रख लिया। थोड़ी देर बाद कार्तिक ने कार स्टार्ट की और उनकी कार अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गई, के मैंशन। रेयांश लिविंग एरिया में काउच पर बैठा हुआ था और रॉबिन उसके ठीक सामने खड़ा था। वहां के वातावरण में अजीब सी शांति और ठंडक घुली हुई थी। रॉबिन ने कहा, बॉस अनुष्का मैडम की सच में शादी हो रही है। हालांकि ओमकार कपूर से उनकी शादी होना थोड़ा अजीब है क्योंकि ओमकार कपूर पहले अनुष्का मैडम की छोटी बहन प्रिया के साथ इन्वॉल्व था।
जिसके बारे में पूरी सिन्हा फैमिली भी जानती थी, मगर इसके बावजूद अब अचानक प्रिया के बजाय उसकी शादी अनुष्का मैडम से हो रही है। और तो और बॉस, ये शादी बड़ी अजीब है। सिन्हा फैमिली के आधे लोग इस शादी की खबर को पब्लिक में नकार रहे हैं और आधे लोग स्वीकार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सिन्हा फैमिली इस शादी को क्लियर नहीं करना चाहती है। रॉबिन की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश ने बिना इमोशन के पूछा, अनुष्का ने शादी के लिए खुद से हाँ कहा है या फिर सिन्हा फैमिली ने उसे फोर्स किया? रॉबिन ने हल्की हिचकिचाती आवाज में जवाब देते हुए कहा, बॉस, मैंने इस बारे में सही पता करने के लिए सिन्हा फैमिली के सभी सर्वेंट्स से पूछा है। सबने यही कहा कि अनुष्का मैडम ने अपनी मर्जी से हाँ कहा है और वो शादी को लेकर काफी खुश भी है। रॉबिन की पूरी बात सुनने के बाद भी रेयांश के भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो उसे अनुष्का की शादी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। मगर क्या सच में ऐसा था? रेयांश ने पूछा। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आ गई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट का नाम सुनते ही रॉबिन के चेहरे में तेज बदलाव आ गया। रेयांश उन्हीं डेड बॉडीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा था जो सुनील को आर्मी बेस के पीछे मौजूद जंगल में मिली थी। रॉबिन ने कहा, यस बॉस, रिपोर्ट्स आ चुकी है। फ्लेक्स टीम के साथ जो दूसरी डेड बॉडीज मिली थी वो उन बीस्ट्स की है जिन्हें कैप्टन रॉकी ने लेडी ऑफ हार्ट्स को ढूंढने के लिए भेजा था। उन सबके कत्ल के पीछे द साइलेंट हैंड का ही हाथ है। ऑटोप्सी के दौरान बीस्ट्स की डेड के अंदर से एक लेटर और पेन ड्राइव भी मिला था जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। मैंने आपको वो सब मेल कर दिया है। रॉबिन की बात सुनकर रेयांश ने उंगली के इशारे से उसे वहां से जाने के लिए कहा। रॉबिन कुछ बोलना चाहता था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह हल्का खोला, मगर फिर आखिर में उसने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहता था। रॉबिन वहां से जाते हुए बोला, हैव अ गुड नाइट बॉस। रेयांश ने उसे जवाब में कुछ नहीं कहा। कुछ कदम चलने के बाद ही रॉबिन की नजर कार्तिक और बेला पर गई जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। उन दोनों का हाथ आपस में इंटरविन था और बेला कार्तिक से कुछ कह रही थी जिसे कार्तिक शांति से सुन रहा था। रॉबिन ने सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया, गुड इवनिंग बिग बॉस एंड मैडम। कार्तिक और बेला ने एक साथ रॉबिन की तरफ देखा। टीनेज में रॉबिन कार्तिक के लिए काम किया करता था, इसीलिए कार्तिक और बेला उसे बहुत अच्छे से जानते थे। बेला ने हल्का मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड इवनिंग रॉबिन। कार्तिक ने जवाब में रॉबिन को कुछ नहीं कहा। लिविंग एरिया में उन्हें देखते ही रेयांश अपनी जगह से उठ रखा हुआ। बेला ने पूछा, रे, आदि कहाँ है? जवाब में रेयांश ने कहा, मुझे नहीं पता। वो आने वाला था पर अब तक आया नहीं है। मैं कॉल करके पूछता हूँ उससे। रेयांश की बात सुनकर कार्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ईरा के घर पर है, वो आज हमें ज्वाइन नहीं करेगा। वाइफी, चलो हम फ्रेश होकर आते हैं। रेयांश, तुम तब तक डाइनिंग टेबल पर बैठो। कार्तिक की बात सुनने के बाद रेयांश बगैर कुछ कहे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। बेला उसे तब तक देखती रही जब तक वह उसके आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। कार्तिक की तरफ अपना रुख करते हुए बेला ने अचानक कहा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, पूरा का पूरा वो तुम्हारी तरह है। मेरे जीन्स निगल गए तुम। बेला की कंप्लेंट सुनते ही कार्तिक उसे कमर से पकड़कर बेडरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, वो मेरा बेटा है वाइफी, उसे मेरे जैसा होना ही था। पर मेरे जीन्स कहाँ गए? वो सिर्फ तुम्हारे जैसा क्यों है? और ऊपर से अब तो आदि भी बदल गया है, वो अब पहले जैसा नहीं है। इस क्रूर दुनिया से उससे उसकी सारी मासूमियत छीन ली। इन 14 सालों में हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। कार्तिक, मुझे उन दोनों को पैम्पर करना था, पर अब जब मैं उन दोनों के आसपास होती हूँ तो वो दोनों मुझे पैम्पर करते हैं। This feeling is quite wonderful for a while, but after some time it compels me to feel even worse. बेला ने कहा। उसकी सुंदर आंखों में उदासी की एक परत चढ़ गई थी। अब तक वो दोनों अपने बेडरूम में आ चुके थे। कार्तिक ने बेला को बाथरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, वाइफी, डोंट ओवरथिंक अबाउट पास्ट, जो हो गया वो हो गया। हम अतीत को बदल नहीं सकता है, इसीलिए उसके बारे में सोचना भी बेकार है। पता है मुझे, पर कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें मैं सब कुछ जानने के बाद भी इग्नोर नहीं कर सकती। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा। दूसरी तरफ हर बीतते वक्त के साथ पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और साम्राज्य पानी में समाने को आतुर होती जा रही थी। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। खुद परितोष भी लाचारी में अपने अंत को निकट आते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। सारे ड्रैगन्स अब भी बेहोश ही थे।
अचानक आसमान में तेज हलचल हुई और पूरे आसमान को एक एडवांस स्पेसशिप जैसे दिखने वाले एयरक्राफ्ट से ढक दिया। सबकी घबराहट अब चरम सीमा पर आ चुकी थी। परितोष ने उस स्पेसशिप को देखा और उसकी आंखों में खौफ का सैलाब उमड़ आया। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा भी अब बेहद ही डरा हुआ नजर आ रहा था। परितोष ने तुरंत बूढ़े से पूछा, ये वही है ना ज्ञानेश्वर? जवाब में ज्ञानेश्वर ने कहा, पूरी तरह से ये वो तो नहीं है, मगर यह उससे काफी मिलता जुलता है। हो सकता है यह उसका सबसे विकसित रूप हो। ज्ञानेश्वर की बात सुनते ही परितोष का चेहरा पीला पड़ गया। आज से 60 साल पहले ऐसे ही कुछ साम्राज्य के ऊपर आया था, जिसने साम्राज्य को समुद्र के अंदर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यू। च80 आई विल लूज माई कंट्रोल। अब तक। परितोष ने तुरंत बूढ़े से पूछा, ये वही है ना ज्ञानेश्वर? अब आगे। जवाब में ज्ञानेश्वर ने कहा, पूरी तरह से ये वो तो नहीं है, मगर यह उससे काफी मिलता जुलता है। हो सकता है यह उसका सबसे विकसित रूप हो। ज्ञानेश्वर की बात सुनते ही परितोष का चेहरा पीला पड़ गया। आज से 60 साल पहले ऐसे ही कुछ साम्राज्य के ऊपर आया था, जिसने साम्राज्य को समुद्र के अंदर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। पहले पर्ल आइलैंड की तरह ही साम्राज्य भी एक समृद्ध और ताकतवर आइलैंड हुआ करता था, मगर 60 साल पहले हुए उस एक हादसे ने साम्राज्य से उसका सब कुछ छीन लिया। उनका रुतबा, नाम, ताकत, इज्जत, सब कुछ। अनगिनत लोग मरे थे उस हादसे में। साम्राज्य भी लगभग अपने पतन पर आ चुका था, मगर परितोष के पिता ने उस वक्त साम्राज्य को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया था, क्योंकि उनके पास कॉस्मिक एनर्जी थी। मगर परितोष के पिता के बाद साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं आया जिसके पास कॉस्मिक एनर्जी हो। परितोष निराशा में बुदबुदाया, अगर मैं पापा जैसा बन पाता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। परितोष की बात सुनते ही ज्ञानेश्वर ने आह भरते हुए कहा, सम्राट, पहले हमारे पास वो साधन थे, इसीलिए आपके पिता को कॉस्मिक एनर्जी मिली थी। बगैर साधन के कॉस्मिक एनर्जी पाना आसान काम नहीं होता है। अगर आप बगैर साधन के अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देंगे, तब भी इसकी संभावना 1% से भी कम है कि आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। पर ज्ञानेश्वर, अब हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ वही इंसान बचा सकता है जिसके पास कॉस्मिक एनर्जी हो, वरना हम सब कुछ खो देंगे। परितोष की बात सुनकर ज्ञानेश्वर सोच में पड़ गया। उसकी बूढ़ी आंखें एक पल के लिए भी उस एयरक्राफ्ट से नहीं हटी नहीं थी। 60 साल पहले जो हुआ था वो सब ज्ञानेश्वर ने अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त वह जवान ही थे। उनके सर पर जो चील मंडरा रहा था वो उनके आइलैंड के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये ज्ञानेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता था। ज्ञानेश्वर ने अचानक पूछा, सम्राट, आपने कहा था वो लड़की एक्वेरिले है? हाँ, वो है। खुद संत वृक्ष ने इसकी पुष्टि की है। अगर वो एक्वेरिले है तो उसके पास भी कॉस्मिक एनर्जी होगी। वो हमें बचा सकती है सम्राट। सच में? हाँ सम्राट, जो इंसान एक्वेरिले होता है उसके पास जन्म से ही कॉस्मिक एनर्जी होती है। साधन की जरूरत उन लोगों को नहीं होती है। हालांकि वो एनर्जी ब्लड लाइन एक्टिवेट होने के बाद ही सक्रिय होता है। ज्ञानेश्वर की पूरी बात सुनने के बाद परितोष की आंखों में उम्मीद भरी चमक आ गई। हालांकि कुछ याद आते ही परितोष की आंखों से उम्मीद गायब हो गई। ज्ञानेश्वर ने उसके भावों में बदलाव नोटिस किया और चिंतित स्वर में पूछा, सम्राट, क्या हुआ? क्या वो लड़की एक्वेरिले नहीं है या फिर उसकी ब्लड लाइन अब तक एक्टिवेट नहीं हुई है? जवाब में परितोष ने कहा, नहीं ज्ञानेश्वर, ऐसी बात नहीं है। उसकी ब्लड लाइन तो उसकी वक्त पूरी तरह एक्टिवेट हो गई थी जब वो दिव्य निंद्रा से बाहर आई थी। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि हम उस तक ये खबर पहुंचाएंगे कैसे? हमारे ड्रैगन्स बेहोश है। अगर वो सब होश में भी आ जाए तो भी जब तक हम उस तक मदद के लिए खबर पहुंचावाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इस वक्त वो रॉकवेव में नहीं है, वो मुंबई में है और वो चेयरमैन की पत्नी है। चेयरमैन उसे हमारी मदद करने देगा या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो चेयरमैन बड़ा ही अजीब इंसान है। परितोष की बात सुनकर ज्ञानेश्वर ने कहा, मगर आपने तो कहा था चेयरमैन बड़ा ही शांत मिजाज का इंसान है। उसने तो बड़े आराम से पर्ल और हमारे बीच की गलत फहमी को भी दूर कर दिया था। ज्ञानेश्वर की बात पर परितोष ने आह भरते हुए कहा, हाँ वो शांत मिजाज का ही है, मगर उसकी शांति अजीब होती है। उसकी शांति आम लोगों जैसी नहीं थी, वो डरावनी थी। सच कहूं तो उस इंसान को समझ पाना बहुत मुश्किल है।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उसके जैसा इंसान कभी नहीं देखा, और तो और पर्ल्स आइलैंड का वो घमंडी राजा श्रीधर, वो उससे इतना डरता है कि मैं बता नहीं सकता। कुछ तो है उस चेयरमैन में जिसने उस घमंडी श्रीधर को भी घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। बगैर फायदा मुझे नहीं लगता चेयरमैन अपनी पत्नी को हमारी मदद करने देगा। परितोष की बात सुनने के बाद ज्ञानेश्वर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। ज्ञानेश्वर ने हताशा में अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जल्द ही हमारा आइलैंड दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। परितोष ने ज्ञानेश्वर की बातें सुनी और अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसने ये लाइन पहले भी कभी सुना है। परितोष ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश की। इसी बीच अचानक वजीर बोला, सम्राट, वो चिन्ह तो रॉकवेव से जुड़ा हुआ है। क्या इस सब के पीछे रॉकवेव का हाथ हो सकता है? वजीर की बात सुनते ही परितोष के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत एयरक्राफ्ट के टॉप पर मौजूद उस ब्लैक विंग सिंबल को देखा और उसे याद आया। ऐसा चिन्ह ओल्ड कपूर मैंशन में मौजूद कुछ गार्ड्स के सूट पर भी था। एक एक कर परितोष ने सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की। कल रात चेयरमैन ने भी तो उसे वही शब्द कहे थे जो अभी ज्ञानेश्वर ने कहा था, पर चेयरमैन ऐसा कुछ क्यों करेगा? क्या उसे वो सच भी पता चल गया जो उसने पिछले 13 सालों से छिपा कर रखा था? इस एक ख्याल मात्र ने परितोष को झंझोर कर रख दिया। उसकी एक गलती ने आज उसके पूरे साम्राज्य को बर्बादी की आग में झोंक दिया था। उस सनकी आदमी ने कल रात ही उससे कहा था, अगर उसने उससे कुछ छिपाने की कोशिश की तो वो उसके पूरे आइलैंड का अस्तित्व दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। मगर उसने उसकी बातों को हल्के में ले लिया, जिसका परिणाम अब उसके पूरे आइलैंड को भुगतना पड़ रहा था। उसके आइलैंड का अस्तित्व वाकई दुनिया के नक्शे से मिटने वाला था। अब जाकर परितोष को समझ आ रहा था, अतीत में जिस राजा श्रीधर को उसने हर वक्त गुरूर और घमंड से भरा हुआ देखा था, वो उस चेयरमैन के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाता था। परितोष हताशा और गुस्से चिल्लाया, वो आदमी एक हैवान है, दरिंदा है वो, उसने अपने सगे बेटे को भी जान से मार दिया। हम उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे हम उसे। परितोष को अचानक पागलों की तरह चिल्लाता देख ज्ञानेश्वर और वजीर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अचानक उनका राजा यूं पागलों की तरह चिल्लाने क्यों लगा। ज्ञानेश्वर ने वजह पूछने के लिए अपना मुंह खोला, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। व्यारी मैंशन। आर्या मिरर के सामने खड़ी थी। उसने सफेद वन पीस ड्रेस पहन रखा था, जिसमें वो फेरी टेल से बाहर निकली एंगल जैसी दिख रही थी। ड्रेस का सफेद रंग और आर्या की यूथफुल अपीयरेंस उसके चार्म और मासूमियत को मल्टी बिलियन टाइम्स बढ़ा रही थी। उसका सुंदर चेहरा बेदाग और कोमल था, मानो वो इंसान ना होकर कोई नाजुक फूल हो। विवान अपनी रिस्ट वॉच बांधते हुए क्लोजेट रूम से बाहर आया। आज ही आर्या विवान के बेडरूम में शिफ्ट हुई थी, क्योंकि अब वो दोनों मैरिड थे, इसीलिए विवान को अब किसी भी बात का डर नहीं था। विवान की नजर आर्या पर गई, जो अपने ड्रेस की जिप लगाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसकी कोमल और गोरी पीठ पर नजर जाते ही विवान की आंखें गहरी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं था, विवान ने कभी आर्या को ऐसे नहीं देखा था। विवान ने बचपन से ही आर्या का ख्याल रखा था। उसके बीमार होने पर विवान खुद ही उसका ख्याल रखता था। ऐसा कहा जा सकता था, विवान ने आर्या का हर एक रूप देखा था। मगर उस वक्त विवान को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था जो इस वक्त उसे महसूस हो रहा था। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि अब उनके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। आर्या ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें मिचते हुए कहा, मुझे इसीलिए ऐसे कपड़े पसंद नहीं आते। पहनने में जितना वक्त नहीं लगता, उससे ज्यादा तो इस जिप को लगाने में लगता है, और मेरा हाथ कितना ज्यादा दर्द करने लगा। मुझसे तो अब केक कट करने के लिए नाइफ भी नहीं उठाया जाएगा। आर्या ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक उसे अपने पीठ पर किसी को कठोर उंगलियां महसूस होने लगी। आर्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली। मिरर में उसे विवान को छवि दिखाई दी, जो उसकी जिप लगा रहा था। सफेद शर्ट और फॉर्मल पैंट में विवान बेहद ही आकर्षक दिख रहा था। कोई भी लड़की उसकी एक नजर से ही पागल हो सकती थी। विवान ने झुककर आर्या के नेक पर धीरे से किस किया। फिर उसने कहा, तुम इस कमरे में अकेले नहीं रहती हो आर्या, यहाँ मैं भी हूँ। केयरफुली ड्रेस अप हुआ करो, अदरवाइज आई विल लूज माई कंट्रोल। विवान के गर्म होठों का स्पर्श पाकर आर्या सिहर उठी और उसने अपनी ड्रेस को मुट्ठियों में भींच लिया था। उसमें गोरे कान हल्के गुलाबी पद गए थे, ठीक उस मासूम टीनेजर की तरह जिसे हमेशा दुनिया की सारी अश्लीलताओं से दूर रखा गया हो।
विवान ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। विवान की बात मानकर आर्या उसके साथ बैकयार्ड में आई, जहां चारों तरफ उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन हो रखा था। हर साल की तरह इस बार भी आर्या का बर्थडे केक यार्ड के सेंटर में रखा गया था। वहां की डेकोरेशन भी बिल्कुल सिंपल थी। विवान आर्या को लेकर केक के पास आया। वहां पाशा और असिस्टेंट वैभव भी मौजूद थे। कट द केक, विवान ने कहा, जिसे सुनकर आर्या ने मुस्कुराते हुए नाइफ उठा लिया। सिन्हा मेंशन। मिसेज सिन्हा गुस्से में फुफकारती हुई अपने पति के स्टडी रूम में आई। मिस्टर विनोद अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनके अलावा वहां एक और लड़का भी था। लड़के ने कीमती सूट पहन रखा था। उसका अपीयरेंस किसी ऊंचे खानदान के राजकुमार जैसा था, ऊंचा और घमंडी। उम्र उसकी तकरीबन 28 साल होगी। मिसेज सिन्हा ने गुस्से में अपने पति से कहा, विनोद, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सोचा भी कैसे मैं उस लड़की को अपनी बेटी की जगह लेने दूंगी? और ओमकार, तुम? मिसेज सिन्हा ने इतना कहते हुए लड़के की तरफ रुख किया और कहा, ओमकार कपूर, तुम तो हर वक्त कहते रहते थे कि तुम कभी प्रिया को धोखा नहीं दोगे। अब क्या हो गया? उस अनुष्का से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? मिसेज सिन्हा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जब से उन्हें पता चला था अनुष्का की शादी ओमकार से हो रही है, तब से ही उन्हें अपने पति और ओमकार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो ओमकार से किस लहजे में बात कर रही है। उनका गुस्से उनके सिर चढ़ चुका था। वो दोनों आखिर उसकी बेटी की जगह उस गांव से आई गवार अनुष्का को कैसे दे सकते थे? सिर्फ उनकी बेटी थी जो कपूर खानदान की बहू बनना डिजर्व करती थी, वो अंधी अनुष्का नहीं। मिस्टर विनोद ने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिधि, काम डाउन, मैं ये सब हमारी बेटी के भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मिस्टर विनोद की बात सुनते ही मिसेज सिन्हा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हमारी बेटी की भलाई के लिए कर रहे हो? तुम्हें पता भी है विनोद, जब से प्रिया को इस शादी के बारे में पता चला है, तब से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मेरी बच्ची ने। तुम? मिस्टर विनोद ने मिसेज सिन्हा की बात बीच में काटते हुए कहा, सुनिधि, अगले वीक अनुष्का 25 साल की हो जाएगी और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उसका जो जाएगा। ये घर, हमारी कंपनी, सब कुछ। मगर यदि 25 साल की होने के बाद अनुष्का मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके हस्बैंड के नाम हो जाएगा। अपने पति की बात सुनने के बाद मिसेज सिन्हा को सारा माजरा समझ आया। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।